Hello everyone and welcome to the channel Rambo Classes. So student, today in this video we are going to start a new chapter. New chapter name is मौर्य काल पीरियड. ओके स्टूडेंट, हम मौर्य काल के बारे मौर्य पीरियड के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट. ओके, मौर्य पीरियड के बारे में पढ़ेंगे कि मैंने आपको पढ़ाया भी था मौर्य पीरियड के बारे में. तो मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने मौर्य जो मैंने आपको पढ़ाया था पीरियड, उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी. इसके साथ साथ मैंने क्या किया था, आपको बताया था ओवरव्यू. क्या किया था मैंने स्टूडेंट, मैंने आपको ओवरव्यू भी बताया था. तो इस क्वेश्चन की जो सीरीज़ है स्टूडेंट, मैं आपको ओवरव्यू के साथ साथ घटना चक्र की बुक के द्वारा मैं आपको 6 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुकी थी स्टूडेंट. यदि आपको ध्यान हो, यदि आपने नहीं भी पढ़ा हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर जा करके इस चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं. और उस इन्फॉर्मेशन को जो मैंने दी है जो मौर्य पीरियड के रिलेटेड, उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं. ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की सीरीज़ की हमारी कंप्लीट हो चुकी प्रीवियस वीडियो में, और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की सीरीज़ के और मौर्य काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस वीडियो में जो कई सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो देखिए, बात करते हैं किसकी. तो देखिए, मैंने आपको पिक्चर के थ्रू भी पढ़ाया था, ध्यान हो आपको. तो ये मौर्य काल को मैंने पिक्चर के थ्रू पढ़ाया था, किस तरह से इनका मौर्य साम्राज्य जो था भारत में नहीं, भारत के साथ साथ जो है पश्चिमी एरिया जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ साथ काबुल, कंधार के जो एरियाज थे वहाँ पर भी तक फैल गया था. ठीक है, कहा जाता है कि ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश ने जिस तरीके से भारत पर कब्जा किया था, उनका जो विस्तार था भारत का, उससे भी कई गुना ज़्यादा विस्तार किसका था, मौर्य पीरियड का. ओके, देखिए, मैंने आपको बताया था अशोक के बारे में. अशोक किसके पुत्र थे बताइए, चंद्रगुप्त के. किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे, अशोक, उनके पोते थे वो. अशोक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, और ये जो थे बिंदुसार के क्या थे, बेटे थे. ओके, उसके बाद मैंने आपको चाणक्य के बारे में पढ़ाया था कि चाणक्य की इमेजेस के बारे में पढ़ाया था. चाणक्य ने क्या लिखा था बताइए आप कमेंट बॉक्स में. 6 क्वेश्चन में कंप्लीट हो चुके, 7 क्वेश्चन पे आते हैं. मैंने बताया था आपको चाणक्य ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या है, और उस बुक के ज़रिए ही उन्होंने जो है किसको ट्रेंड किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किया था गणना को बीट करने के लिए. वो बुक का नाम क्या है स्टूडेंट, बताइए आप. बुक का नाम क्या है स्टूडेंट, मैंने आपको करवाया हुआ है बुक का नाम, अर्थशास्त्र बताया था मैंने आपको. ठीक है, बताया था मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र बुक जो है किसने लिखी है, कौटिल्य. इनका नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी है. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर पर. चलिए, मैं एक बार थोड़ा सा लिख देती हूँ आपको. अर्थशास्त्र मैंने आपको बताई थी. अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त. ये एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है. ओके, तो इन्होंने लिखी थी कौटिल्य ने. कल मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा था कौटिल्य, तो मैंने आपको विष्णुगुप्त और चाणक्य बताया था. ओके, कौटिल्य ने लिखी है. और मैंने इसके साथ बताया कि चंद्रगुप्त, देखिए मैं ध्यान नहीं रहा क्या चीज़ बताने वाली थी मैं आपको. चलिए, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को. क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं. चंद्रगुप्त मौर्य की जो श्रद्धा थी वो किस धर्म में थी. पहले लिखा हुआ है बौद्ध धर्म, बी में लिखा हुआ जैन धर्म, सी में लिखा हुआ शैव धर्म, और डी में लिखा वैष्णव धर्म. तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो श्रद्धा थी वो किस धर्म में थी. तो बात की जाए इनकी श्रद्धा की, तो इनका जो श्रद्धा थी वो किस में थी. देखिए, एक बार आपको मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था, और मैंने बताया था एक चीज़ और, चंद्रगुप्त मौर्य की जो श्रद्धा थी वो किस में थी, जैन धर्म में थी. ठीक है, लेकिन अशोक ने जो है बौद्ध धर्म, जो है इनके पोते ने जो है क्या, कौन सा धर्म अपनाया था, धर्म की नीति अपनाई थी. जब मैंने आपको बताया था इनके अशोक के शासनकाल के 9वें वर्ष जब युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध. वर्तमान समय में जो कलिंग है, मैंने आपको बताया था उड़ीसा में स्थित है. जो कलिंग युद्ध में अत्यधिक लाखों लोगों की मृत्यु और हज़ारों लोगों का खून खराबा देख कर इनका हृदय पिघल गया था. उसके बाद में उन्होंने धर्म की नीति अपनाई. इसके साथ साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को जो है इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी बेटी और बेटे को काफ़ी जगह पर भेजा था, श्रीलंका वगैरह भेजा था इन्होंने उसके प्रचार के लिए. और इन्होंने बौद्ध धर्म के अन्य जो भी उपदेश थे गौतम बुद्ध द्वारा, उनके उपदेशों को जो है इन्होंने ताम्रपत्रों, लेखों, शिलालेखों, गुहा लेखों पर अंकित करवा कर उन्होंने इनको क्या करवाया था, जगह जगह पर लगवाया था, चौराहों पर और भी रोडों पर, अलग जगह पर लगवाया था, जिससे कि समाज में नैतिकता और मॉरल वैल्यू जो है स्टूडेंट
ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मॉरल वैल्यू को फॉलो करें। ठीक है, समाज में सिर्फ और सिर्फ भाईचारे का पार्ट पढ़ा सकें लोग, उस पर इम्प्लीमेंट कर सकें, ना कि युद्ध वगैरह के बारे में। उन्होंने युद्ध को जो है वहीं से कलिंग जो युद्ध था लास्ट था, उन्होंने इसके बाद में युद्ध करना छोड़ दिया था और अपना संपूर्ण जीवन जो है बौद्ध धर्म की सेवा करने में और बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था। मैंने आपको बताया था। इसके साथ मैंने आपको बताया था भद्रबाहु, आपको ध्यान हो तो भद्रबाहु के बारे में पढ़ाया था। उपगुप्त, सॉरी मैंने आपको पढ़ाया था उपगुप्त के बारे में। इसके बारे में मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया था उपगुप्त से ही इन्होंने जो है दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। किसने स्टूडेंट? अशोक ने। चलिए, टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा, अपने आते हैं क्वेश्चन पर। मैं साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन करती चलूँगी और प्रीवियस वीडियो में आपको जाकर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ओके, देखेंगे एक बार कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें देखिए क्या कहा गया है कि चंद्रगुप्त की श्रद्धा किस धर्म में थी। हमने देखा कि चंद्रगुप्त की श्रद्धा जो थी किस में थी, हमने पढ़ा अभी जैन धर्म में थी चंद्रगुप्त की श्रद्धा। ठीक है, और जबकि इनके पोते जो थे यानी कि अशोक, उनकी जो श्रद्धा थी बौद्ध धर्म में थी। मैं आपको कंपैरिजन में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो कंपैरिजन में यदि हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है कंपैरिजन का पढ़ा हुआ। ओके, आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म में जो है श्रद्धा थी। इनके जीवन के अंतिम समय यानी कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लेकर श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक चंद्रगिरी की पहाड़ी पर 258 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर त्याग कर दिया था। भद्रबाहु कहीं पर उपगुप्त भी तो लिखा हुआ था। चलिए कोई नहीं, जो मैंने बताया भी इसमें देखेंगे एक बार। इसकी एक्सप्लेनेशन जो होती है ऑथेंटिक होती है। ओके, देखिए एक बार दोबारा से देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन हमने अब देख लिया क्वेश्चन के द्वारा जैन धर्म में की आस्था थी। जब ये जीवन के अंतिम वर्ष में थे, वृद्धावस्था में थे, चंद्रगुप्त ने जो जैन साधु थे उनसे भद्रबाहु से जो इन्होंने क्या ली, शिक्षा ली। इसके साथ उपगुप्त से भी इन्होंने शिक्षा ली और जो है श्रवण बेलगोला जो कि वर्तमान समय मैसूर कर्नाटक में स्थित है, वहाँ पे चंद्रगिरी की पहाड़ी पर, कहाँ पे स्टूडेंट? चंद्रगिरी की पहाड़ी पर 298 में उपवास के द्वारा शरीर त्याग कर दिया। उपवास किसे उपवास का जो नाम था वो क्या था? संलेखना। जो उपवास था उसका नाम था संलेखना। ये बहुत पूछा जाता है, संलेखना इसको बोलते हैं संलेखना पद्धति। अब संलेखना पद्धति क्या होती है? संलेखना पद्धति ये होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म धर्म अपनाया हुआ था, तो जैनिज्म धर्म के मुताबिक जिस तरह से मृत्यु होना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है, तो उन्होंने उस पद्धति को अपनाते हुए यानी कि संलेखना पद्धति को अपनाते हुए इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। अब संलेखना विधि क्वेश्चन ये हमारे माइंड के अंदर आता है कि संलेखना विधि थी क्या? संलेखना विधि में था कि इस संलेखना विधि की यदि बात की जाए, संलेखना पद्धति की बात की जाए, संलेखना पद्धति वह पद्धति है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि जब व्यक्ति के समक्ष मृत्यु होती है, यानी कि जब वो जीवन चक्र से मुक्त होने वाला होता है, यानी कि मृत्यु के नज़दीक होता है, पूर्ण रूप से मृत्यु से प्राप्त नहीं होती है, लगता है जब अंतिम चरण होता है मृत्यु का, तो उस समय क्या होता है? खाना पीना सब कुछ त्याग दिया जाता है। ठीक है, खाना पीना सब कुछ त्याग दिया जाता है। वही विधि जो है क्या कहलाती है? संलेखना विधि। ठीक है, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया मृत्यु को समीप पहुंचने से पहले, तो ये क्या कहलाती है स्टूडेंट? संलेखना विधि कहलाती। आते हैं फैक्ट पर। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय के विषय में जो जानकारी मिलती है तमिल ग्रंथ में मिलती है। तमिल ग्रंथ कौन सा है? अहानानूर मुरनानूर में क्या है? जो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर किस तरीके से विजय प्राप्त की थी, तो अहानानूर और मुरनानूर जो ये तमिल जो है ग्रंथ हैं, एपिक हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ मिलती है। अशोक के अभिलेखों से भी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में इनके पोते जो थे अशोक, उन्होंने भी अपने अभिलेखों में जो है अपने दादा की दक्षिण विजय के बारे में भी वर्णित किया है। दोबारा समझेंगे, यही पहले पूरा समझ उसके बाद में। जैन और यूनानी स्रोतों से यह प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब को यूनानियों से मुक्त कराया था। जैनी और यूनानी जो स्रोत हैं उनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने पहले पंजाब को यूनानियों से मुक्त कराया था। स्ट्रैबो ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने
तथा चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षकों का उल्लेख किया है। ठीक है, देखिए एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ आपको। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की जो विजय की थी, दक्षिण में जो विजय प्राप्त की थी, तो किस तरीके से की थी। पहला क्या था, आहानानूर, वहाँ के जो हैं इपिक हैं, ग्रंथ हैं तमिल, उनसे पता चलता है। इसके साथ साथ मुरनानूर से भी पता चलता है। इसके साथ साथ अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, पोते थे। तो अशोक ने अपने दादा के बारे में भी अपने अभिलेखों में, जो मैंने आपको बताया था, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई सारे अभिलेख बनाए। इसके साथ साथ उन्होंने अपने दादा की विजय गाथा के बारे में, यानी दक्षिण की जो विजय गाथा इन्होंने किस तरीके से की थी, और के साथ साथ उन्होंने साम्राज्य दक्षिण में किस तरह से जो इन्होंने साम्राज्य विस्तार किस तरह से किया था। तो अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिक्र भी किया है कई सारे अभिलेखों में। ओके, जैन यूनानी के स्रोतों से ये प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब जो एरिया था उसको यूनानियों से क्या करवाया, स्टूडेंट, मुक्त करवाया था। स्ट्रेबो ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने तथा चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षकों का भी उल्लेख हुआ है। मैंने आपको बताया था कि सेल्यूकस जो था, सेल्यूकस इसका पूरा नाम था सेल्यूकस निकेटर, उनकी एक बेटी थी। क्या नाम था उसका बेटी का, बताइए नाम क्या था स्टूडेंट। हेलेन। क्या नाम था स्टूडेंट, हेलेन। क्या नाम था स्टूडेंट, हेलेन नाम था। तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया था, क्योंकि उनको जो है एक संधि करना पड़ी थी। वो संधि किस जगह के लिए करना पड़ी थी, गांधार के लिए, जो भारत का पश्चिमी जो एरिया है, कांधार, काबुल, इस जगह के लिए उनको संधि करना पड़ी थी सेल्यूकस को। और सेल्यूकस जो है स्टूडेंट, वो किसका सेनापति था, तो सेल्यूकस जो है सिकंदर का सेनापति था। ओके, आगे देखिए। और सेल्यूकस, मैं बता रही हूँ आपको, सेल्यूकस ने जो मैगस्थनीज जो था, मैगस्थनीज नाम का जो राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। और 500 हाथी दिए थे और 4 जो है जगहें दी थी, जो 4 प्रांत दिए थे। वो 4 प्रांत का नाम वर्तमान जो नाम था वो गांधार था। इसमें कौन कौन शामिल थे मैंने आपको बताया था, गांधार, काबुल और हेरात और मकरान। ओके, ये सब एरिया शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। यदि आप देखिए, मैं इन्फॉर्मेशन साथ के साथ क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मैं यदि उस प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को अगर लिखती जाऊँगी तो जो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो में जा करके मेरे उस एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं। ओके, देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था कि जैन धर्म जो है अपनी वृद्धावस्था में कौन से शासक ने जो है स्वीकार किया था। पहले लिखा हुआ है बिंबिसार, और दूसरा लिखा हुआ पुष्यमित्र, दूसरा लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य, और डी में लिखा हर्ष। तो अभी हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो राइट आंसर क्या है इसका, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में जो है क्या कर लिया था, जैन धर्म जो है स्वीकार कर लिया था। और संलेखना विधि के द्वारा, संलेखना पद्धति के द्वारा इन्होंने प्राण अपने त्यागे थे। ठीक है, और बिंबिसार जो है, बिंबिसार किसके पापा हैं, आपने पढ़ा होगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु के जो फादर थे वो कौन थे, बिंबिसार थे। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में नेक्स्ट पर एक्सप्लेनेशन को समझते चलेंगे साथ के साथ। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है, देखिए, जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में से आसन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जो है दीक्षा ली थी। और श्रवणबेलगोला, मैसूर, श्रवणबेलगोला कहाँ स्टूडेंट, मैसूर, और मैसूर कहाँ स्टूडेंट, कर्नाटक में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास, जिसका उपवास का नाम क्या था, संलेखना विधि, उपवास द्वारा शरीर इन्होंने त्याग दिया था। बिंबिसार जो था हर्यक वंश से संबंधित है। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। मौर्य सेनापति जिस कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। और 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक भद्रबाहु की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। किसने स्टूडेंट, पुष्यमित्र शुंग ने, जो सेनापति था किसका, भद्रबाहु का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग सेनापति ने भद्रबाहु की हत्या कर दी, शुंग वंश की क्या की स्थापना की। और जब कब की, तो 185 में की थी। वर्धन वंश का महत्वपूर्ण शासक जो था वो कौन था, हर्ष था। हर्ष अभी हमने पढ़ा था ऑप्शन में पीछे, तो हर्ष जो था वर्धन वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसने अपनी राजधानी जो है धानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ठीक है, दोबारा देख लेंगे एक बार।
एक्सप्लेनेशन को देखिए एक बार कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला यानी कि मैसूर जो वर्तमान समय में कर्नाटक में मौजूद है जाकर उन्होंने 298 ईसा पूर्व में उपवास, उस उपवास का मैंने आपको नाम बताया, उस उपवास का नाम था संलेखना। तो संलेखना पद्धति के द्वारा इन्होंने शरीर जो है त्याग दिया था। बिंबिसार जो था स्टूडेंट किस वंश से संबंधित क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिंबिसार जो है हड्रेक वंश से संबंधित है। इसे मगध साम्राज्य को जो है वास्तविक फाउंडर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग, मौर्य का सेनापति जो था क्या नाम था उसका, पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने एक विश्वासघात किया 185 ईसा पूर्व में और उसने मौर्य का जो शासक जिसको अंतिम शासक माना गया है इतिहास में, इसका नाम था बृहदर्थ, की हत्या कर दी और शुंग वंश की इसने स्थापना कर दी। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। वर्धन वंश का महत्वपूर्ण जो शासक था वो कौन था, हर्ष कौन से वंश का शासक था स्टूडेंट, तो वर्धन वंश का शासक कौन था, हर्ष था। इसने अपनी राजधानी जो है स्टूडेंट थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कहाँ से स्टूडेंट, थानेश्वर से कन्नौज। तो यदि बात की जाए कन्नौज की तो ये यूपी का पूर्वी एरिया है, यूपी का पूर्वी क्षेत्र है। ओके, इसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया था पांचाल। यदि आपको 16 महाजनपदों की याद हो, 16 महाजनपद मैंने आपको पढ़ाए थे, 16 महाजनपद मैंने आपको पढ़ाया था। एक जगह थी उसका नाम क्या था, ध्यान हो आपको, पांचाल। 16 महाजनपदों में एक जगह थी उसका नाम महाजनपद था, ये भी पांचाल मैंने आपको बताया था। पांचाल की जो कैपिटल, जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी वो क्या थी, कामपिल्ले। आपके ध्यान होगा, कामपिल्ले जो थी इसकी कैपिटल थी। और जो कामपिल्ले जो है वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है, तो कामपिल्ले मैंने आपको बताया था वर्तमान समय में कामपिल्ले जो है फर्रुखाबाद जिले, फर्रुखाबाद जिले के दक्षिण एरिया में, फर्रुखाबाद जिले के दक्षिण एरिया में कामपिल्ले स्थित है। वर्तमान समय में जो क्षेत्रीय लोग हैं अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में कामपिल्ले को कंपिल बोलते हैं, कंपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कंपिल बोलते हैं। वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं कामपिल्ले को कंपिल बोलते हैं वर्तमान समय में, ठीक है। तो मैंने मैंने आपको 16 महाजनपद पढ़ाए थे, मैंने पढ़ाया इसमें फर्रुखाबाद, जो फर्रुखाबाद का जो मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था, तो उसके अंदर एक मिसप्रिंट था, उसमें लिखा हुआ था कि फर्रुखाबाद जो है उत्तर प्रदेश यानी यूपी का जो है पश्चिमी एरिया है। अगर यूपी के पश्चिमी एरिया की बात की जाए तो एक बार देखिए यूपी का पश्चिमी एरिया के अंदर कौन कौन से आते हैं। ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर काम है, इन्फॉर्मेशन हमारे हमेशा काम आती है एग्जाम में। तो यूपी का अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी एरिया है, क्या स्टूडेंट, अगर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी एरिया है तो मैं बताती हूँ उसमें पश्चिमी एरिया में कौन कौन से आते हैं क्षेत्र। पहला क्या आता है पश्चिमी एरिया के अंदर, सहारनपुर, बड़ौद, बागपत, शामली, गाज़ियाबाद, मेरठ। ये कुछ ऐसे एरिया हैं स्टूडेंट जो यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में जो हैं, पश्चिमी प्रांत में जो हैं माने जाते हैं। और देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, यहाँ पर बात हुई थी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी एरिया को मैंने आपको डिफाइन करने की कोशिश की है, मैंने आपको बताया है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से कह लीजिए, थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से वो थोड़ा सा गलत हो गया था। तो उत्तर प्रदेश की पश्चिमी एरिया की दीवार की, तो पश्चिमी एरिया उत्तर प्रदेश का कौन सा है, पश्चिमी प्रांत कौन कौन से हैं। तो पहला जो है स्टूडेंट मैंने आपको बताया है, पहला है सहारनपुर, उसके बाद में बड़ौद, बागपत, शामली, गाज़ियाबाद, मेरठ, ये जो है पश्चिमी एरिया हैं यूपी के। अब पूर्वी एरिया की बात की जाए तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार पूर्वी एरिया में क्या क्या चीज़ है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी एरिया, उत्तर प्रदेश का पूर्वी एरिया देखिए एक बार, देखिए एक बार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी एरिया, उत्तर प्रदेश का पूर्वी एरिया क्या क्या सम्मिलित है पूर्वी एरिया में, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन में है
तो फर्रुखाबाद, कन्नौज और आगरा और भी कई सारी जगह हैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन में अभी फ़िलहाल में नहीं है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश की पूर्वी एरिया में और पश्चिमी एरिया में कौन कौन से, ये आपको समझ पता चल गया। बाकी पूर्वी एरिया में और भी काफ़ी सारे, आगरा के अलावा भी और भी काफ़ी जगह हैं। तो बात की जाए यदि सार उधर क्या बोलते हैं कासगंज वगैरह, ये सभी इसके अंदर आता है, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ओके। लेकिन मैं आपको रॉन्ग पढ़ाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करने की, ये क्योंकि मेरे पे पाप चढ़ेगा रॉन्ग पढ़ाऊंगी। तो मुझे जो पता है जो मैं उसको मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी, ओके। आगे आते हैं क्वेश्चन, अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पे देखिए, क्वेश्चन नंबर हम आ गए थे 9 पर। तो 9 में देखेंगे कि कौन सा जो राजा था वो सन्यासी हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जो है सन्यासी हो गया था। पहले लिखा हुआ अशोक, बी में लिखा हुआ हर्षवर्धन, सी में लिखा हुआ कनिष्क, डी में लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमने भी क्या पढ़ा था कि जो जैन जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में जो है जैन धर्म ग्रहण किया था, उन्होंने जो है भद्रबाहु से शिक्षा ली थी, एजुकेशन ली थी जैन धर्म की। हाँ देखिए, मैंने सही तो पढ़ाया था। अशोक ने जो है भद्रबाहु से, उपगुप्त से शिक्षा ली थी, और जबकि जैन धर्म में जो है भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए एक बार डिफाइन कर देती हूँ। ये थे चंद्रगुप्त। तो इन्होंने जो कौन सा जैनिज्म इन्होंने एक्सेप्ट किया, मैंने आपको बताया था, जैन धर्म इन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो चंद्रगुप्त ने जिससे शिक्षा ली थी वो थे भद्रबाहु, ठीक। उसके बाद में हमने पढ़ा था अशोक, मैंने आपको बताया था, अगर आप जाएंगे ओवरव्यू की वीडियो के अंदर देखेंगे, मैंने पढ़ा था अशोक ने कौन सा धर्म जो है एक्सेप्ट किया था, वो था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में जिन्होंने दीक्षा जो ली थी वो किससे ली थी स्टूडेंट? उपगुप्त से। किससे ली थी स्टूडेंट? उपगुप्त से ली थी। देखिए एक बार दोबारा मैं समझा देती हूँ। देखिए भद्रबाहु जो थे, हमने देखा कि भद्रबाहु ने जैनिज्म जो है उसको एक्सेप्ट किया था, और जैनिज्म की एजुकेशन लेने के लिए उन्होंने भद्रबाहु जो थे जैन तीर्थंकर थे, इनसे ही जो क्या की थी, उन्होंने एजुकेशन ली थी जैनिज्म की। आगे मैंने आपको पढ़ाया था जो अशोक हैं वो किसके पोते? चंद्रगुप्त मौर्य के जो ये पोते हैं अशोक, और अशोक ने जो है बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया था, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की जो एजुकेशन की बात की जाए तो बौद्ध धर्म की एजुकेशन जो इन्होंने उपगुप्त से ली थी। किस ली थी स्टूडेंट? उपगुप्त से ली थी, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को दोबारा से देखेंगे एक बार कि कौन सा राजा जो था उसने जैन सन्यासी हो गया था। पहले लिखा हुआ है अशोक, बी में लिखा हुआ हर्षवर्धन, सी में लिखा कनिष्क, और डी में लिखा चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैंने वो भी आपको पढ़ाया था कि अशोक जो थे उन्होंने कौन सा धर्म एक्सेप्ट किया था? बौद्ध। तो जैन तो यहाँ पर है, तो ये एक ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? कट हो जाता है यहाँ पर। हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शन। तो हर्षवर्धन और कनिष्क के बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं, मैंने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में पढ़ाया, तो ये भी हमारे ऑप्शन जो है कट हो जाएंगे। तो राइट आंसर यदि बात करें तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तो राइट आंसर हमारा देखिए कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा डी। क्या स्टूडेंट? डी राइट आंसर है। लिखा प्राचीन भारत में सेंड्रोकोटस नामक जो व्यक्ति था वो प्राचीन भारत में सेंड्रोकोटस नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक जो था वो कौन था? मैंने आपको बताया था कि वो जो थे विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स। मैंने आपको बताया था उन्होंने स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी, आपको ध्यान हो तो, एशियाटिक सोसाइटी मैंने आपको पढ़ाया था। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी 1784 में की थी। तो जो किसने की थी स्टूडेंट? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने ही पता लगाया था कि यूनानी जो ग्रंथ हैं उनके अंदर सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस की जो पहचान उन्होंने की थी चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? एक बार चलिए दोबारा से समझाते हैं इस चीज़ को कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोटस और एक और था एंड्रोकोटस
सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम के ये जो नाम है उनका पता लगाया कि जो नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज़ किए गए हैं। तो किसने पता लगाया स्टूडेंट? विलियम जोन्स ने। आते अपने क्वेश्चन पे लिखा है प्राचीन भारत में सेंड्रोकोटस नाम से जानने वाला भारतीय शासक कौन था? पहले लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, बी में लिखा बिंदुसार, और सी में लिखा चंद्रगुप्त प्रथम, और डी में लिखा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और प्रथम की तो बात ही नहीं, तो हमारे दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। बात कही जाए बिंदुकश की, तो बिंदुसार की, तो हमने बिंदुसार के भी बारे में आपको पढ़ाया था कि शास्त्र को जो बिंदुसार को क्या कहा गया था। अभी अगर आपको ध्यान में बता देती हूँ आपको, अमित्र घात कहा गया था। अमित्र घात मीन्स क्या होता है, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था। अमित्र घात मीन्स क्या होता है बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान होगा आपको। मैंने कहा था शत्रुओं, अमित घात मीन्स क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। देखिए दोबारा से एक बार समझाती हूँ। एशियाटिक सोसाइटी जिसकी जो स्थापना 1784 में हुई थी, किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। और विलियम जोन्स ने पता चलाया था कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो यूनानी ग्रंथों में नाम जो यूज़ किए गए हैं, तो किसके लिए किए गए हैं? तो विलियम जोन्स ने ही पता लगाया था कि ये जो नाम है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये जो नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज़ में लाए गए हैं। इसके साथ मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में? बिंदुसार के बारे में, जो किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और अशोक के क्या थे? पिता थे ये। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कई सारे नामों से जाना जाता था। मैंने आपको पढ़ाया था अमित्र घात मीन्स क्या था? मैंने आपको ये बताया था अमित्र घात मीन्स था क्या था? अमित्र घात मीन्स शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वालों को क्या कहा जाता था? अमित्र घात कहा जाता था। आते हैं इसके ऑप्शन पर और समझते हैं कि प्राचीन भारत में सेंड्रोकोटस नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? पहले लिखा चंद्रगुप्त, बी में बिंदुसार, सी में लिखा चंद्रगुप्त प्रथम, और डी में लिखा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्या होगा इसका राइट आंसर स्टूडेंट? चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर क्या स्टूडेंट? ए। 10 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या है स्टूडेंट? ए है। आगे चलते इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। इसकी 10 क्वेश्चन की देखिए इसमें क्या कहा गया है। विलियम जोन्स एक विद्वान थे, देखिए उन्होंने आगे इनका, इन्होंने सेंड्रोकोटस की जो पहचान की है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से ही की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को है एंड्रोकोटस कहा। देखिए मैंने आपको बताया था ना, एंड्रोकोटस जो है प्लूटार्क और एरियन ने कहा, लेकिन एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस की जो पहचान की है वो किसने की है? विलियम जोन्स ने की है। विलियम जोन्स ने किसकी स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1784 में। आगे लिखा हुआ यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? अभी हमने पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथ में क्या कहा गया है? पहले लिखा हुआ है अमित्र चेट्स, अग्रमीज, या फिर सेंड्रोकोटस, या फिर अमित्र घाट। तो लिखा हुआ यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो हमने अभी पढ़ा क्या कहा गया स्टूडेंट? सेंड्रोकोटस। क्या हमने पढ़ा? सेंड्रोकोटस, और क्या पढ़ा है? एंड्रोकोटस। और मैंने पढ़ाया था अमित्र घात किसको कहा गया? अभी बिंदुसार को। अमित्र घात किसको कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया है। और अग्रमीज और अमित्र घाट, और जो अमित्र घाट ये भी बिंदुसार को कहा गया है। ठीक है, अमित्र घाट और अमित्रोचेट्स जो है ये बिंदुसार के ही दोनों नाम हैं। और सेंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है यूनानी ग्रंथों में। और ये अग्रमीज जो है इसको हम एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 की एक्सप्लेनेशन को समझते हुए चलते हैं। 11 की एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है, बाकी मैंने बता दिया, आपको इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए एक बार, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया। उस साधु जैन मुनि का नाम क्या था? हमने भी पढ़ाया था आपको जैन धर्म का कौन था साधु, और बौद्ध धर्म का। मैंने बौद्ध धर्म का पढ़ाया उपगुप्त। बौद्ध धर्म का मैंने क्या पढ़ाया स्टूडेंट? उपगुप्त बताया। और जैन धर्म का जो था वो कौन था? भद्रबाहु।
भद्रबाहु जैन धर्म का था, जैनिज्म। और ये कौन थे? बौद्धिस्ट, ये थे बौद्ध धर्म के। ओके, तो यहाँ पे किसकी बात की गई? जैन धर्म की। तो जैन धर्म की बात की गई है, तो राइट आंसर हमारा ये होना चाहिए। देख लेते एक बार इसके ऑप्शन को भी। पहला क्या लिखा? हरिभद्र, हरिभद्र। दूसरा भद्रबाहु, सी में लिखा हुआ स्थूलबाहु, और डी में लिखा हेमचंद्र। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा ये आ गया, यानी कि भद्रबाहु जो है मैंने बताया भी। तो राइट आंसर क्या स्टूडेंट? 12 का जो है राइट आंसर क्या है? बी। आगे चलते हैं और समझते हैं 12 को देखिए एक बार। 12 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को समझेंगे कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जो है जैनिज्म की एजुकेशन ली, दीक्षा ली, और श्रवण बेलगोला जो कि वर्तमान समय में मैसूर कर्नाटक में स्थित है, वहाँ पे चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो थी, उन पहाड़ियों पर लगभग 298 ईसा पूर्व में जैन विधि, जिसको कहा गया संलेखना विधि, जिसका दूसरा नाम है उपवास। उपवास के अंदर क्या था? संलेखना विधि थी, और संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने शरीर त्याग किया। किसने? जिन्होंने जैन धर्म जो एक्सेप्ट किया था वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। परिशिष्ट पर्वन और मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिला है कि मगध को विजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने पर्वतक नामक राजा से जो है सहायता ली है। ये किसमें लिखा? परिशिष्ट पर्वन में लिखा हो। चतुर्थ स्तंभ लेख से पता चलता है कि मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी। जिन लोगों को सजाएं मौत दी जाती थी, चतुर्थ स्तंभ से पता चलता है, तो उन्हें 3 दिन की मोहलत भी दी जाया करती थी। अर्थशास्त्र जो हमने बताया था आपको, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के हैं। तो अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? नागरिक। नगर का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? नागरिक होता था, और जिसका मुख्य कार्य नगर की सफाई और सुरक्षा करना था। एक्सप्लेनेशन बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन को दोबारा समझेंगे। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैनिज्म की एजुकेशन ली। इसके साथ वो जो है श्रवणबेलगोला, मैसूर जो वर्तमान समय में कर्नाटक में स्थित है, वहाँ पर चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर लगभग 298 ईसा पूर्व में जैन विधि, जिसको मैंने आपको बताया था संलेखना विधि, यानी उपवास के द्वारा उन्होंने शरीर अपना त्याग दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। परिशिष्ट पर्वन, जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन, और मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी आप स्टूडेंट? मैंने आपको पढ़ाया था मुद्रा राक्षस लिखी है विशाखा दत्त। कहीं पर इनका नाम विशाखा दत्त, तो कहीं पर इनका नाम विशाख दत्त भी होता है। तो मुद्रा राक्षस का उल्लेख मिलता है परिशिष्ट पर्वन और मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है कि मगध को विजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने पर्वतक नामक एक राजा था, उस राजा से जो है इन्होंने सहायता ली थी। चतुर्थ स्तंभ से हमें किस बारे में पता चलता है? कि इस बारे में पता चलता है चतुर्थ स्तंभ से कि मृत्यु दंड, जिन लोगों को सजाए मौत की सज़ा हुआ करती थी, उन लोगों को लगभग 3 दिन की मोहलत दी जाया करती थी। अर्थशास्त्र के मुताबिक, अर्थशास्त्र मैंने आपको बताया है, अर्थशास्त्र जो है वो लिखा है कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य था। तो उनके अनुसार नगर का जो प्रमुख अधिकारी है वो नागरिक हुआ करता था, और जिसका मुख्य कार्य जो था वो क्या था? नगर की साफ सफाई और उसको सेफ्टी देना, क्लीन और उनको सेफ्टी रखना नागरिक का कर्तव्य हुआ करता था। ये कार्य था उनका, और इसके साथ साथ नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक ही हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजा भेजे गए थे, उनके नाम जो हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है मेगस्थनीज, डायमेकस, उसके बाद में ऑप्शन में दिया हुआ तीसरा इसमें पूछा है, पहला है सेल्यूकस, उसके बाद में क्या है स्टूडेंट? टॉलेमी, उसके बाद सी में है पैट्रोकिल्स, डी में क्या है? डायनोसियस। क्या है सी स्टूडेंट? डी में क्या है? डायनोसियस। तो राइट आंसर की बात की जाए तो हमने पढ़ा था कि ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगस्थनीज और डायमेकस, और जो 4 नंबर का था वो था डायनोसियस। क्या था स्टूडेंट? डायनोसियस। तो देखेंगे एक बार, देखिए डायनोसियस जो थे स्टूडेंट
डायनोसियस जो थे सीरिया के शासक ने भेजा था डायनोसियस को। किसने स्टूडेंट? जो सीरिया के शासक थे, सीरिया के शासक ने किसको भेजा था? डायनोसियस को भेजा था। डायनोसियस को भेजा था स्टूडेंट, डायनोसियस को। देखिए एक बार, सीरिया के शासक ने डायनोसियस को भेजा था। इसके साथ साथ जो कौन थे? ने सीरिया के शासक ने डायनोसियस नहीं भेजा था, बल्कि मिस्र के शासक ने भेजा था डायनोसियस, जिनका नाम था टॉलमी फिलाडेल्फ। सीरिया के नहीं बल्कि मिस्र के, एक बार मिस्र के शासक थे। डायनोसियस को जो है मिस्र के शासक ने भेजा था। देखिए इसको इसके एक्सप्लेनेशन में एक बार देख लेंगे। यूनानी शासक जो था सेल्यूकस का राजदूत, जिसका नाम क्या था स्टूडेंट? देखिए एक बार, यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था, जिसका नाम था मैगनीज, कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। यूनानी शासक जो था सेल्यूकस, जो मैंने आपको बताया था सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलन। सेल्यूकस का राजदूत, जिसका नाम था मैगनीज, जो मैंने बताया था हेलन के साथ में उन्होंने क्या किया था? हेलन के साथ में उन्होंने जो है विवाह कर दिया था, मैंने आपको बताया था। तो यूनानी शासक दोबारा आएंगे भाई। देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। देखिए यूनानी शासक सेल्यूकस राजदूत मैगनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के पास में रहा था। मैंने बताया था कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह कर दिया था और अपना राजदूत मैगनीज, जिसका नाम था, चंद्रगुप्त को दे दिया था। चंद्रगुप्त के दरबार में दे दिया था उनको। बिंदुसार के समय ही पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ जो संबंध मैंने आपको बताए थे वो कैसे थे? अच्छे थे, महत्वपूर्ण संबंध थे। मैंने आपको बताया था सीरिया और मिस्र के शासक के साथ उसके संबंध अच्छे थे। जो सीरिया का शासक जो था वो कौन था? एंटियोकस। सीरिया का जो शासक था उसका नाम क्या था स्टूडेंट? एंटियोकस जो था, एंटियोकस ने जो है डायमेकस, और मिस्र के शासक जिसका नाम था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फ ने डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में भेजे। तो दूसरा एक बार हाईलाइट करती हूँ वो इम्पोर्टेंट चीज़ों को। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि कौन से शासक ने किस नाम का जो राजदूत भेजा था। बिंदुसार के समय पश्चिमी यूनानी राज्यों में महत्वपूर्ण संबंध थे, हमने समझा। और जो यूनानी शासक जो था वो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, मैंने बताया आपको हेलेन वाला, तो उन्होंने मैगनीज को भेजा था। ये हमने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में। लेकिन हमारा ये जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है हमारा मैगनीज 1। उसके बाद में दूसरा जो था सीरिया के शासक जो थे, उन्होंने दूसरा जो दिया था क्या था? एंटियोकस। ये सेकंड नंबर का था एंटियोकस। सीरिया के शासक एंटियोकस जो राजा थे, उन्होंने डायमेकस को भेजा था। उसके बाद में मिस्र के एक शासक थे, उन्होंने किसको भेजा था? डायनोसियस को भेजा था। देखिए मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ, सेल्यूकस। तो सेल्यूकस ने किसको भेजा था स्टूडेंट? मैगनीज को। पहले हम लिख लेते नाम उनके, सेल्यूकस। उसके बाद में सेल्यूकस के बाद में एंटियोकस। क्या है स्टूडेंट? एंटियोकस। सेल्यूकस, एंटियोकस। उसके बाद में था टॉलमी द्वितीय। इनका पूरा नाम था टॉलमी द्वितीय। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। क्या था स्टूडेंट? फिलाडेल्फस। ठीक है, तो देखिए एक बार भी कि जो सेल्यूकस थे उन्होंने मैगनीज को भेजा था, हमने पढ़ा था मैगनीज मैं शॉर्ट में देती हूँ। ओके, मैगनीज को भेजा था
जो एंटियोकस था स्टूडेंट, एंटियोकस था, उसने किसको भेजा था? डायमेकस को। डायमेकस जगह का मैं इसलिए मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, डायमेकस। क्या स्टूडेंट? डायमेकस, ओके, डायमेकस, ठीक है। उसके बाद में टॉलमी फिलाडेल्फा जो था, उन्होंने किसको भेजा था? डायनोसियस, यानी कि मैं डायनोसियस, डायनोसियस आप ध्यान कर लीजिएगा, ओके। ये सह बना हुआ चल नहीं रहा, पेन दिक्कत कर रहा है। डायनोसियस, देखिए एक बार दोबारा से समझ लेंगे इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए वो दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं। देखिए एक बार मैंने आपको पढ़ाया था, सेल्यूकस ने किसको भेजा था? सेल्यूकस निकटर की पितरी थी हेलेन, उसके साथ साथ उन्होंने अपने राजदूत मैगनीज को भेजा था, ठीक है। मैगनीज को भेजा किसने? सेल्यूकस ने। एंटियोकस ने किसको भेजा था? डायमेकस को। टॉलमी और फिलाडेल्फा, जो एक ही व्यक्ति का नाम है, टॉलमी फिलाडेल्फा ने जो है डायनोसियस को भेजा था। किसको भेजा था स्टूडेंट? डायनोसियस को भेजा था, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर आगे स्ट्रेबो, देखिए एक बार आगे क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस तथा फिलाकार्कस और सेंडोकोटस कहा है। प्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य ने के रूप में की थी। मैंने आपको ये बात लाइन तो पढ़ा दी कि विलियम जोन्स ने सेंडोकोटस की पहचान की है। और इसके साथ मैंने आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, वो एक चीज़ देखिए कि स्ट्रेबो ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा है, जबकि बात की जाए किसकी? एरियन की। किसकी बात की जाए स्टूडेंट? एरियन की बात की जाए, लिखा हुआ एरियन तथा प्लूटार्क ने इनको एंड्रोकोटस कहा है और फिलाकस ने जो है इनको सेंड्रोकोटस बोला है। सेंड्रोकोटस की बोलने वालों की तादाद ज़्यादा है, फिलार्कस और स्ट्रोबो जस्टिन ने इनको सेंड्रोकोटस बोला है। एरियन और प्लूटार्क इनको एंड्रोकोटस बोला है और विलियम जोन्स ने इनकी पहचान की है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही वर्ड यूज़ किए गए हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कौन सा जो राज्य था वो शामिल नहीं था, जगह शामिल नहीं थी, कौन सा साम्राज्य शामिल नहीं था? पहला क्या लिखा स्टूडेंट देखेंगे एक बार, पहला क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? पहले लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ देखेंगे सभी। पहले लिखा हुआ अफगानिस्तान, क्या में लिखा हुआ स्टूडेंट? पहले में लिखा हुआ अफगानिस्तान, उसके बाद में लिखा हुआ है बलूचिस्तान, सी में लिखा हुआ है तमिलनाडु, सी में क्या लिखा स्टूडेंट? तमिलनाडु, और डी में क्या लिखा है? बंगाल। तो राइट आंसर की यदि बात की जाए तो उसका राइट आंसर देखिए एक बार क्या है। तो राइट आंसर इसका जो है वो है तमिलनाडु। क्या है स्टूडेंट? तमिलनाडु। आप यहाँ पे ये चीज़ क्यों पूछ रही है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि कर्नाटक में जा कर के उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। कर्नाटक मैसूर श्रवणबेलगोला की पहाड़ी थी, चंद्रगिरी की पहाड़ी, वहाँ पे 298 में उन्होंने प्राण त्यागे थे, मैंने आपको बताया। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए दिया था कि जिससे कि स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो, इसका जो है राइट आंसर करें, राइट आंसर ना कर पाएँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की सीरीज़ हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और क्वेश्चन नंबर में आगे नेक्स्ट लेकर के आऊँगी और वीडियो में। जब तक के लिए सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू guys doing well till then. Bye bye, take care, God bless you all. Thank you for watching and subscribe me and feedback me.